हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील नानवानी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में, जहां आपको मिलता है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का स्टेप बाय स्टेप नॉलेज। अगर आपने आज तक हमारे पूरे वीडियो जो अपने पुराने 11 वीडियोज़ हैं हमारे वो अपलोड किए हुए आपने पूरे वीडियोज़ देखे हुए हो, तो अब तक आपको ये नॉलेज मिल चुका है कि बिजनेस में अकाउंटिंग की क्या वैल्यू है, बेसिक रिकॉर्ड्स की क्या वैल्यू है, पिलर्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग के, टाइप्स ऑफ वाउचर्स कौन से रहते हैं एंट्री करने के लिए, और टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन से रहते हैं जिन्हें समझ के आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है इसकी डिटेल आपको मिल चुकी है। आज हमारा ये है ऑन कि अब हम एक्चुअल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स रहेगा अकाउंटिंग में उसका नॉलेज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी अब तक हमने जो भी अकाउंटिंग की प्रोसीजर को देखे हुए हैं कि कंसेप्ट पूरी जो हमने क्लियर किए हुए हैं, अब उसका एप्लीकेशन कैसा रहेगा बिजनेस के अकाउंटिंग में, या एट द टाइम ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आप उसे बोल दीजिए। देखिए इसमें क्या है, यूनिवर्सल और गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज एज पर टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो उन्हें कॉमनली यानी नॉर्मल नाम में अगर बोला जाता है तो उन्हें यूनिवर्सल या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। यूनिवर्सल इसलिए कि ये हर जगह एज इट इज अप्लाई किए जाएंगे, किसी राज्य में हो, किसी देश में हो, या हर किसी अलग अलग टाइप के बिजनेस में हो। ऐसा नहीं है कि एक टाइप के बिजनेस में ये रूल अलग रहेंगे और दूसरे टाइप के बिजनेस में रूल अलग रहेंगे, सेम रूल अप्लाई किए जाएंगे, इसलिए उन्हें यूनिवर्सल रूल बोलते हैं। या गोल्डन रूल इसलिए कि इसी रूल्स पर पूरी की पूरी अकाउंटिंग की प्रोसीजर डिपेंड रहती है, इसलिए उसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है। देखिए हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन से हैं, जिसमें थे 3 टाइप के मेन अकाउंट्स। एक था पर्सनल अकाउंट, सेकंड था रियल अकाउंट और थर्ड था नॉमिनल अकाउंट। अब उन अकाउंट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो देना है विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री, जो रूल हैं उसका एप्लीकेशन कैसा रहेगा सेपरेट अकाउंट्स के वाइज आप देखिए। पहला था पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा जिससे फाइनेंशियल पोजीशन दो या दो से अधिक लोगों की चेंज होंगी, तो एटलीस्ट कम से कम यानी दो लोग तो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो पर्सनल अकाउंट जो रहेगा उसमें रहेगा डेबिट टू द रिसीवर, जिसको कुछ मिला है यानी जिसने कुछ रिसीव किया है उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और क्रेडिट टू द गिवर, और जो देने वाला है कि जिसने किसी को कैश दिया है या चेक का पेमेंट है तो आर्टिफिशियल पर्सन यानी बैंक को क्रेडिट किया जाएगा, या किसी ने किसी को गुड्स दिया हुआ है तो उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। सिंपल रूल है कि डेबिट करना है जो आदमी पा रहा है, जिसको मिल रहा है वो चीज, और क्रेडिट किया जाएगा जो बंदा या जो कोई फर्म वो चीज दे रही है। Also debit all prepaid expenses are receivable incomes। साथ ही साथ डेबिट किया जाएगा ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस को। देखिए कोई भी एक्सपेंसेस को जब पे किया जाता है उसकी जर्नल एंट्री रहती है, वो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू रहेगा यानी क्रेडिट रहेगा कैश या बैंक अकाउंट की, जिससे वो पेमेंट हमने किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे डेबिट किया जाएगा ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस को या रिसीवेबल इनकम्स को। पहले हम देखते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट इसलिए किया जाता है कि अगर हम सिर्फ वो एक्सपेंसेस के नाम से एंट्री ले लेंगे, सपोज सैलरी एक्सपेंसेस हैं तो उसको हमने सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया और समझो कैश में किया था टू कैश अकाउंट कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो खर्चा बुक हो जाएगा। वो ऐसा रहेगा कि हमारा ऑब्लिगेशन टू पे हो चुका था उस डेट तक, जबकि हमने वो एक्सपेंस प्रीपेड यानी पहले पे किया है। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे कि सैलरी पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, यानी सैलरी हमने जो पैसा दिया है सैलरी के एवज में दिया है, लेकिन उस सैलरी के एवज में जो हमारा स्टाफ आने वाले दिनों में हमको उसके एवज में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा रहता है लोन एंड एडवांसेस गिवन, उस सेक्शन में ये रहेगा, उस ग्रुप के अंदर ये कैटेगराइज किया जाएगा और ये हमारे एसेट साइड में रहता है। अब देखिए रिसीवेबल इनकम्स, रिसीवेबल इनकम्स को डेबिट किया जाता है। रिसीवेबल इनकम्स में देखिए अगर हमको रेंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल है मतलब वो आज नहीं तो कल हमको मिलने वाला है। समझो हमको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखना है एग्जैक्ट बिजनेस की, कि हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना है, या हमने वो पर्टिकुलर पीरियड में कितनी इनकम अर्न कर ली है, एक्रू कर ली है, भले वो मिली हो ना मिली हो वो अलग बात है। तो समझो हमें हमारा जो कोई छोटा मोटा दुकान है या कोई ऑफिस है या कोई मशीनरी है जो हमने किराए पर दी हुई है, उसका रेंट हमको मिलने वाला है, मिला नहीं है। अगर मिला रहता तो वो हमको कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता था और रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाता था, लेकिन वो मिला नहीं है, फिर भी हमको वो एंट्री बुक करके रखना है। तो इस कंडीशन में हम करेंगे रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट, यानी ये रहेगा रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रहेगा और टू रहेगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कि जो हमें रेंट से इनकम मिली है वो हमने इनकम बुक कर लिए लेकिन वो एग्जैक्टली मिली नहीं है, तो उसको हम रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली मिली रहती तो जैसा मैंने बताया कि कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता और सिंपली उस इनकम अकाउंट को क्रेडिट किया जाता, लेकिन यहाँ पे ये रिसीवेबल है इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। और जब भी कभी वो मिलेगा हमें तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और ये जो हमने लिखे हुए हैं रिसीवेबल रेंट अकाउंट जिसको अभी डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो वो तब नील हो जाएगा। एंड क्रेडिट ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखिए क्रेडिट किया जाता है ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, यानी कुछ ऐसे खर्चे जो हमने आज तारीख तक पे नहीं किए हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा। देखिए दोस्तों जब भी कोई एक्सपेंसेस हम करते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं कि वो पे कर चुके हैं, डेबिट कर दिया उन्हें, और जिस भी मोड में उन्हें किया होगा, कैश में किया होगा तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा, और अगर बाय बैंक यानी चेक पेमेंट के थ्रू किया होगा तो बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेंसेस जो हमने आज तारीख तक पे नहीं किए हैं उसको हम करेंगे क्रेडिट। देखिए स्पेशली ये होता है मार्च महीने में, यानी जैसा मार्च महीने में जो सैलरी रहती है मार्च मंथ की वो अप्रैल के मंथ में जाती है, तो मार्च मंथ की जो सैलरी रहती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर रहती है पेएबल, यानी आउटस्टैंडिंग अभी तक पे नहीं किए हमने, ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट किया जाएगा और किया जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कैश या बैंक को न करते हुए किया जाता है सैलरी पेएबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ताकि हमें वो पता रहे कि ये एक्सपेंसेस अभी तक अनपेड हैं, उसे हमें आने वाले फ्यूचर डेट में जब भी वो निर्धारित डेट रहेंगी हमारी तब उसे हमें पेमेंट करना है। आर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए कोई इनकम अगर एडवांस में रिसीव हो गई है तो उसको भी क्रेडिट किया जाएगा। देखिए सपोज कि कोई हमारी कमीशन इनकम है जो हमें एडवांस में मिल चुकी है, अगर समझिए कैश में हमें वो मिली है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कि कैश इन हो गई, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से जो हम अभी आगे देखेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गई। और अगर हम टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कर देंगे तो मतलब ये कमीशन हमें मिल चुकी हैं उस सर्विसेज के एवज में जो हमने सामने वाले को प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हमको ये शो करना है कि ये पर्टिकुलर जो कमीशन मिला था ये हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, तो इसके लिए हमको कैश अकाउंट डेबिट करना है और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये लेजर बनाना पड़ेगा, और ये रहेगा हमारा लोन एंड एडवांसेस टेकन में, कि जो ये हमारे लाइबिलिटी साइड में रहेगा कि हमारे पास किसी और का एडवांस
पड़ा हुआ है, अगर हमने वो सर्विसेज नहीं दिए तो हो सकता है ये एडवांस अमाउंट हमको उसे लौटाना पड़े आने वाले फ्यूचर डेट में, इसलिए उसको सेपरेट रखना पड़ेगा उस तारीख तक जिस तारीख तक हम उसके एवज में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देते। देखिए सेकंड अकाउंट्स हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। रियल अकाउंट यानी एसेट से रिलेटेड रहेगा, उसमें टेंजिबल रियल अकाउंट रहेगा जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल अकाउंट रहेगा जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, भले उसे हम देख सके फिर भी उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इसका रूल रहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो चीज आ रही है उसको डेबिट किया जाएगा, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो चीज आई बिजनेस में उसको डेबिट किया जाएगा और जो चीज बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट किया जाएगा। सपोज मिस्टर XYZ ने हमको 10,000 रुपए दिया बाई कैश, तो हमारे बिजनेस में 10,000 रुपए आए का मतलब है हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे देने वाला कौन है तो मिस्टर XYZ है। अभी हमने जो ये पर्सनल अकाउंट का रूल देखे कि क्रेडिट टू द गिवर, देने वाला है मिस्टर XYZ, तो हम करेंगे XYZ को क्रेडिट, यानी कैश बिजनेस में आई तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला मिस्टर XYZ था तो मिस्टर XYZ अकाउंट क्रेडिट। सेम वैसा ही अगर हमने किसी को पेमेंट दिया, जैसे हमने किसी मिस्टर शर्मा जी को हमने पेमेंट किया 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए जब शर्मा जी को कर रहे तो यहाँ पे शर्मा जी एक पर्सनल अकाउंट है, तो वो रूल के हिसाब से डेबिट टू द रिसीवर, यानी अब शर्मा जी को पेमेंट मिल रहा है तो शर्मा जी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और हमारे पास से क्या जा रही है तो हमारे पास से जा रही है कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसका भी सिंपल सा रूल है, जो अकाउंट्स के फील्ड में नए हैं उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो सिर्फ आपको थोड़ा ये एकदम पक्का करके मन में बिठा लेना है, बस इन्हीं रूल्स पे पूरी अकाउंटिंग डिपेंड रहेगी। थर्ड देखिए नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स ये रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस, इनकम एंड लॉसेस से। तो इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कोई भी टाइप के खर्चे या कोई नुकसान हमारे बिजनेस में हो जाता है तो उन्हें किया जाएगा डेबिट, और कोई भी प्रकार की इनकम या गेन हमें अगर हमारे बिजनेस में होती हैं तो वो किए जाएंगे क्रेडिट। सपोज हमने कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कराया और कैश दिया, तो हमारा रहेगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो जाएगा, वो रहेगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, चाहे वो मशीनरी हो, बिल्डिंग रिपेयर्स हो या जनरल मिशनेरियस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वहीं अगर हमें कोई इनकम या गेन हो रही है किसी सर्विसेज के अगेंस्ट में, समझिए जैसा हमने अभी ऊपर कमीशन की बात किए थे, तो हमें कमीशन मिलता है, कमीशन रिसीव्ड होता है और कैश में होता है समझो 5,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा इनकम एंड गेन्स, यानी यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड ये हमारी इनकम है तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, यानी इसकी जर्नल एंट्री होंगी कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000। Note: these above terms are abbreviated at the time of journal entries to DR means debit and CR means credit। देखिए अब हमेशा ये फुल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है, जैसे कैश अकाउंट DR यानी डेबिट और टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट यानी CR लिखा जाएगा। अगर CR है उसका मतलब है क्रेडिट है और DR है उसका मतलब है डेबिट है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, फुल फॉर्म में नहीं लिखा जाता जब भी जर्नल एंट्री की जाती है। अब देखिए मैथमेटिकल रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज क्या है, ये थोड़ा क्रिटिकल रहेगा खासकर उन लोगों के लिए जो अकाउंट्स के फील्ड में नए हैं। इवन जो अकाउंट्स के फील्ड में हैं उनको भी थोड़ा ये समझने में काफी बार दिक्कत होती है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कोई भी जर्नल एंट्री में कम से कम 2 लोग या 2 चीजें इन्वॉल्व रहेंगी तब वो जर्नल एंट्री होगी, और
वो उसका जो अकाउंटिंग इफेक्ट रहेगा लास्ट वो जीरो रहेगा, नील रहेगा। जैसे अगर यहाँ देखिए हमने कैश अकाउंट डेबिट किया था 5,000 से, तो हमने कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट किया था 5,000 से। 5,000 माइनस 5,000, इसका ऑलवेज आंसर नील रहेगा, जीरो रहेगा। जब तक वो एंट्री में अकाउंटिंग इफेक्ट लास्ट जीरो नहीं होता तब तक वो जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, ऐसा माना जाएगा। तो देखिए, डेबिट माइनस डेबिट इज इक्वल टू प्लस, यानी अगर किसी क्रेडिट में से एक डेबिट माइनस हो रहा और फिर डेबिट माइनस होगा तो मतलब ये दोनों प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सपोज एक का अमाउंट है 5,000, दूसरे का अमाउंट है 3,000, मतलब हमें टोटल 8,000 माइनस करना है क्रेडिट अमाउंट में से। सेम एग्जैक्टली उसका उल्टा, क्रेडिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल टू प्लस, यानी दो क्रेडिट अकाउंट्स हैं तो वो प्लस किए जाएंगे और वो प्लस का अमाउंट माइनस किया जाएगा जो डेबिट में रहेंगे। हो सकता है डेबिट में 2 या 4 अकाउंट हो, जरूरी नहीं है कि एक ही अकाउंट रहेगा, 2 या 4 अकाउंट भी रह सकता है। वो डिपेंड करेगा कि क्या टाइप की जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं या कैसा उसका इफेक्ट बिजनेस के ट्रांजेक्शन के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है। थर्ड देखिए, थर्ड रहेगा डेबिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल टू माइनस, यानी अभी जो हमने देखे थे यहाँ पे कि कैश अकाउंट डेबिट 5,000 और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 5,000, यहाँ एक चीज डेबिट थी और सेकंड चीज क्रेडिट थी, तो 5,000 में से 5,000 गया तो वो नील होता है इफेक्ट, तो इसलिए वो डेबिट में से क्रेडिट माइनस रहेगा। एक डेबिट दूसरा क्रेडिट है, मतलब उसमें से माइनस किया जाएगा। नोट, practically goods account is treated as purchases or sales account as per the transactions while recording in books of accounts। अब देखिए, जनरली जब भी हम बात करते हैं कि मटेरियल परचेस अकाउंट तो उसको अकाउंटिंग की भाषा में गुड्स अकाउंट बोला जाता है, लेकिन इसको ट्रीट किया जाएगा एज परचेसेस और सेल्स अकाउंट कि टोटल परचेस कितना हुआ और टोटल सेल्स कितना हुआ। पहले कैसा होता था कि सिर्फ गुड्स अकाउंट रहता था कि कोई टैक्सेशन वगैरह नहीं रहते थे, इसलिए वो गुड्स की कंसेप्ट थी कि गुड्स मेंशन कर दो, अगर सेल भी हो रहा परचेज भी हो रहा एक ही अकाउंट को यूज किया जाता था। जैसे हमने 5,000 के गुड्स खरीदे, गुड्स अकाउंट डेबिट एज पर रियल अकाउंट रूल की डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स यहाँ पे आ रहे तो वो हो जाएगा गुड्स अकाउंट डेबिट बाय 5,000 रुपीज, और कैश जा रही क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी 5,000 जा रहे तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाता था। सेम अब अगर हमने उसमें से 3,000 के गुड्स बेच दिए तो हमें कैश आई, 3,000 रुपए कैश आई, डेबिट व्हाट कम्स इन तो कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट बाय 3,000 एंड गुड्स हमारे बिजनेस में से चले गए तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता था 3,000 से। लेकिन अब जो टैक्सेशन वगैरह के रूल है उसमें हर परचेस और हर सेल में टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं, तो इसलिए अगर हम गुड्स को ही कंसिडर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। प्लस अगर सिर्फ जनरली हम गुड्स लिखते जाएंगे तो हमें जो स्टॉक मेंटेन करना है हमारे बिजनेस में आइटम वाइज वो पॉसिबल नहीं रहेगा कि एक अगर जनरली गुड्स माइनस गुड्स प्लस हो रहा तो एग्जैक्टली कौन सा गुड्स है वो भी तो हमें शो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली गुड्स अकाउंट को परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट ऐसा बोला जाता है परचेस और सेल करते समय। अब देखिए, एडिशनल रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज ऑफ ऑफलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए, ऑफलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन यानी चेक रिसीव हुआ और चेक हमने दिया वो रहेगा ऑफलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बाकी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रहेगा हो सकता है वो IMPS हो, NEFT हो या RTGS हो, या अभी जो चलन चल रहा है कि गूगल पे, फोन पे या अलग अलग तरीके के जो पेमेंट पोर्टल चालू हुए हैं गेटवेज, वो हो गए ऑनलाइन। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑफलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की, यानी हम चेक पेमेंट और चेक रिसिप्ट की बात करेंगे। ऑफलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस ऑफ चेक्स। Such transactions are recorded with the help of basic rules of accountancy, but treatment of check is as follows। देखिए, रूल सेम ही रहेगा जो हमने ऊपर पढ़े हुए हैं, लेकिन
उनका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा चेक का, कि चेक रिसिप्ट और पेमेंट का रूल कैसा रहेगा वो देखिए। पहला है उसमें चेक रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। देखिए हमको किसी ने चेक दिया और वो हमने डिपॉजिट नहीं किया सेम डे, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा कि चेक मिला। हम नॉर्मली अभी हमने बात किए थे कि रूल रहेगा पर्सनल अकाउंट का कि डेबिट टू द रिसीवर। अगर हमें चेक मिला और वो चेक हम सीधी सी बात है बैंक में जमा कराएंगे, तो वो जो हम बैंक में जमा कराएंगे उस कंडीशन में हमारा जो रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ रूल क्या बोल रहा है कि अगर चेक रिसीव हुआ और हम सेम डे उसको बैंक में नहीं डाल रहे हैं, तो उसको हमें एज अ कैश अकाउंट डेबिट हुआ ऐसा कंसिडर करना है। देखिए, नॉट practically applied by business units, only theoretical and for academic answers in an exam। देखिए रूल ऐसा है इसलिए हमने ये चीज लिखे हैं, बट प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में ये मेंटेन नहीं किया जाता। भले हम चेक हमें मिला और हम भले 15 दिन के बाद डिपॉजिट करें बैंक में, दूसरे दिन भी छोड़ो, अगर 15 दिन भी बाद डिपॉजिट करें, उस कंडीशन में भी हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं कि चेक रिसीव्ड, और पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ओनली थियोरेटिकल एंड फॉर एकेडमिक आंसर्स इन एन एग्जाम। लेकिन अगर एग्जाम में आपको आंसर लिखना है ये चीज का कि अगर आपको चेक रिसीव हुआ XYZ तारीख को और आप किसी लेटर डेट को यानी बाद की तारीख को उसको डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे, जिस दिन आपके हाथ में वो चेक आया था तो आपको लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट, बट प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। इसका रीजन ऐसा है कि अगर आप कैश अकाउंट डेबिट करते जाओगे, अगर आपको 10 चेक मिले 10-10 हजार वाले 1 लाख रुपए के, तो आप कैश अकाउंट अगर डेबिट कर रहे हो और हर रात को आप ऑफिस बंद करते समय या दुकान बंद करते समय आप अपना कैश, फिजिकल कैश काउंट करते हो, तो वो आपका मिसबैलेंस हो जाएगा, मैच नहीं होगा, क्योंकि कैश अकाउंट में ऑलरेडी 1 लाख रुपए ज्यादा दिखेंगे लेकिन आपके पास एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में वो कैश रहेंगी नहीं। इसलिए प्रैक्टिकली ये चीज अप्लाई नहीं की जाती है। दूसरा देखिए, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे, बैंक अकाउंट डेबिट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर जो ये रूल है इसके हिसाब से अगर आपको चेक आज मिलता है और आज ही डिपॉजिट करते हो तो रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भले चेक रिसीव आज हुआ और हम भले 15 दिन बाद या कभी भी उसको डालें, तो भी हम बैंक अकाउंट डेबिट ही करेंगे, प्रैक्टिकली जो हम करते हैं। तीसरा, पेमेंट मेड बाय चेक। ये तो एक सिंपल ही है कि जब भी पेमेंट होगा, भले वो पीडीसी हो या करंट डेट में दिया हुआ चेक हो, तो उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट ही किया जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग रूल के हिसाब से ये जो पर्सनल अकाउंट है इसमें आता है बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो इस रूल के हिसाब से क्रेडिट टू द गिवर। यहाँ बैंक पेमेंट कर रहा है तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब देखिए नोट फॉर एक्सप्लेनिंग डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल जर्नल वाउचर एंट्री एंड प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हम हमारे इस चैनल में हमेशा जो भी अपलोड करेंगे वो जो एक्चुअल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन की जा रही है मार्केट में, उस बेस पे बात करेंगे। इसमें कई थियोरेटिकल भी हम बात करेंगे जो कि जो रूल्स डिसाइडेड हैं गैप के हिसाब से, प्लस जो भी प्रैक्टिकली चेंजेस रहेंगे थ्योरी में, प्लस प्रैक्टिकल प्रिंसिपल जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हो रहा है उन रूल्स का, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नीचे जो एक रूल है उसको पहले थ्योरी में बताया जाएगा कि थ्योरी की कंसेप्ट क्या है, और एक्चुअल मार्केट में उसकी रूल के हिसाब से प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन कैसा रहेगा। देखिए, थियोरेटिकल जर्नल एंट्री फॉर गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज बाय ओनर इज, जो बिजनेस का ओनर रहता है तो वो अगर बिजनेस का कोई गुड्स जो मटेरियल रीसेल करने के लिए, या कोई अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता है जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसके यहाँ पे वो यूज करता है, तो उसकी जर्नल एंट्री थ्योरी के हिसाब से रहती है ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ड्राविंग अकाउंट ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस के ओनर ने कितना अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश या गुड्स के फॉर्म में या किसी एसेट्स के फॉर्म में उठा लिया है बिजनेस से वापस। इंट्रोडक्शन किया तो कैपिटल रहेगा और उठा लिया तो ड्राविंग अकाउंट।
यहाँ देखिए बिजनेस के ओनर ने गुड्स उठाए हैं तो टू गुड्स अकाउंट रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स रियल अकाउंट है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं इसलिए गुड्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बट एज फार एज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज कंसर्न वी नीड टू रिड्यूस इट from books of from books that particular item which is drawn by owner to match books closing stock with physical stock available in trade। अब देखिए लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अगर कोई गुड्स उठा लिया है बिजनेस के ओनर ने तो वो गुड्स को हमें माइनस भी करना पड़ेगा ताकि वो हमारा स्टॉक जो फिजिकली स्टॉक है उससे मैच हो पाए। सपोज अगर कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का शॉप है और वहाँ का ओनर अपने बच्चों के लिए कोई स्टेशनरी आइटम लेके जा रहे हैं, पेन पेंसिल रबर शार्पनर या नोटबुक कुछ भी, ड्राइंग बुक कुछ भी लेके जा रहे हैं, अगर हम सिंपल सी ये एंट्री मार देंगे जेवी फॉर्म में कि ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, तो लेकिन एग्जैक्टली कौन से टाइप के गुड्स माइनस हुए तो वो समझ में नहीं आएगा। फिर जब भी वो जिस भी बिजनेस की जैसी प्रोसीजर होंगी, कोई मंथली स्टॉक टैली करता होगा या कोई वीकली करता होगा या कोई 6 महीने में करता होगा या कोई साल के अंत में करता होगा, तो उसको वो स्टॉक मिसमैच दिखेगा कि उसका जो ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कुछ और स्टॉक बताएगा और उसके पास एग्जैक्टली कम स्टॉक रहेगा क्योंकि उसने यहाँ पे एक जेवी पास कर दिया है। उससे तब साल के एंड में या मंथ के एंड में याद नहीं रहेगा कि ये मैंने कहाँ उठाया था। उसको कैसा डाउट जाएगा कि मेरे पास ये चीज़ शॉर्ट हो गई है, कि क्या मेरे पास से चोरी हो गई या कुछ वेस्ट हुआ तो वो वेस्टेज फॉर्म में क्यों नहीं है मेरे पास। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, टू रिड्यूस इट, कि दैट पर्टिकुलर आइटम, वो ही आइटम जो उसने उठाया हुआ है। For that, we have to use stock journal voucher and mention stock item in consumption column, and we need to mention and no need to mention anything in production column। देखिए जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में रहता है उसमें एक स्टॉक जर्नल वाउचर रहता है जो कि यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कि कंजम्पशन क्या हुआ और प्रोडक्शन क्या हुआ, या इससे हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भी ट्रांसफर शो करते हैं। तो इसी का यूज किया जाएगा कि एक तो हमने ये एंट्री पास कर ली है कि ताकि वो उसकी ड्राइविंग बुक हो जाए, प्लस अब उस स्टॉक को कम करना है तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉक जर्नल वाउचर में ये चीज एंटर करेंगे और मेंशन करेंगे वो आइटम कंजम्पशन में क्योंकि वो कंज्यूम हो गया, और नो नीड टू मेंशन एंड नो नीड टू मेंशन एनीथिंग इन प्रोडक्शन कॉलम क्योंकि कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। वहां हम सिंपली नरेशन में लिख देंगे कि गुड्स विड्रॉन बाय बिजनेस ओनर, यानी बाय मिस्टर XYZ जो भी उसका प्रोप्राइटर होगा। By using this method, both closing stock and net profit will get affected. That is, stock will be reduced and capital will be decreased as the ultimate effect of net profit affects the capital of the owner। देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ये मेथड यूज करके एक तो क्लोजिंग स्टॉक यानी जो आइटम वाइज जो हमारा पर्पस था कि उस आइटम को कम करना है वो कम हो जाएगा, और जो नेट प्रॉफिट रहेगा बिजनेस का वो भी अफेक्ट करेगा। तो स्टॉक कम हो गया और कैपिटल विल बी डिक्रीज्ड, यानी अगर हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि बिजनेस से क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक खत्म हो गया उतने अमाउंट का, तो हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट जो रहता है वो कैपिटल में ऐड होता है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो वो भी साथ में कम हो रहा है। मतलब दोनों इफेक्ट प्रॉपर रहेंगे। इफेक्ट्स ऑफ नेट प्रॉफिट अफेक्ट्स द कैपिटल ऑफ द ओनर, यानी जो हमारा एक तो इसकी कैपिटल कम करना था ओनर की, और सेकंड उस स्टॉक को आइटम वाइज मैच करना था, दोनों पर्पस इससे सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड उसी से रिलेटेड है लेकिन किसी और यूज के लिए। देखिए थ्योरेटिकल जर्नल एंट्री फॉर गुड्स डैमेज्ड ड्यू टू एनी रीजन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब देखिए हो सकता है कि कोई गुड्स डैमेज हो जाए कि किसी प्रोसेस में या कुछ काम करते करते इधर उधर मूवमेंट में वो चीज डैमेज हो जाए, या हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है आज के ज़माने में, अगर इस कंपटीशन में खड़ा रहना है तो हम कुछ प्रोडक्ट एज अ फ्री सैंपल लोगों को यूज़ करने के लिए देते हैं ताकि वो मार्केटिंग हो सके। अगर हमने वो फ्री सैंपल दिया या कोई प्रोडक्ट
डैमेज हो गया तो उसको भी हमारे बुक्स में से राइट ऑफ करना पड़ेगा। सिंपली आप वो नुकसान बुक कर दोगे अगर वो डैमेज हुआ है, और यहाँ खर्चा बुक कर दोगे एडवर्टाइजिंग का अगर वो आपने डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल किए हो, तो उससे आपका जो ये क्लोजिंग स्टॉक है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके लिए भी आपको सेपरेटली एंट्री मारना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट उतने से कम होगा, उतनी क्वांटिटी से। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, यानी जो हमारा रूल है थियोरिटिकल कंसेप्ट का कि जर्नल एंट्रीज का, कि जब भी कोई गुड्स डैमेज होगा या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज अ फ्री सैंपल, तो उसकी एंट्री की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्योंकि हमने अभी देखे थे कि नॉमिनल अकाउंट का रूल रहता है कि हर एक्सपेंसेस या लॉस डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो गुड्स डैमेज हुआ वो लॉस है, और अगर हमने वो एडवर्टाइजिंग के तौर पे किसी को फ्री सैंपल दिया तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, दोनों डेबिट किए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और टू गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स हमारे पास से जाएंगे तो वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। बट as far as computerized accounting is concerned, we need to reduce it from books that particular item which is damaged are distributed as free sample to match books closing stock with physical stock available in trade। सेम जैसा हमने ओनर अगर विड्रॉ करता है उसके लिए जो हमने एंट्री मारे, सेम एंट्री हमको यहाँ पे मारना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू यूज stock journal voucher and mention stock item in consumption column and no need to mention anything in production column. By using this method, both closing stock and net profit will get affected, that is stock will be reduced and net profit will be decreased, means loss recorded or expenses booked। अगर डैमेज हुआ तो वो लॉस रिकॉर्ड हो गया, और अगर हमने एक्सपेंसेस यानी ये जो फ्री सैंपल दिया यानी एडवर्टाइजिंग किया तो वो एक्सपेंसेस भी बुक हो जाएगा उससे। और साथ ही साथ हमारा जो ये स्टॉक है वो भी क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा उतने क्वांटिटी से। तो हमारा जो पर्पस था कि साल के एंड में या जब भी हम वो स्टॉक वेरीफाई करेंगे फिजिकली तो उसमें वो शॉर्टेज ना दिखे, क्योंकि तब वो चीज़ याद नहीं होने वाली है। क्योंकि हो सकता है एंट्री पंच करने वाला कोई और हो, वो गुड्स देने वाला कोई और हो, और स्टॉक वेरीफाई करेगा कोई तीसरा ही आदमी। तो इसलिए अगर प्रॉपरली वो एंट्री रहेंगी तो उसके पास तो जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की शीट जाएंगी उसमें ऑलरेडी वो डिडक्टेड रहेगा और वो मैच रहेगा फिजिकल स्टॉक के हिसाब से। उसके अलावा भी अगर कोई ये रहता है कि डिफरेंसेस आते हैं फिजिकल स्टॉक में और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के स्टॉक में, तब उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई मटेरियल शॉर्ट है। इसलिए हमें प्रॉपर एंट्री करके रखना पड़ेगा इस तरीके से स्टॉक जर्नल को यूज करते हुए, ताकि हमें आगे जब रिपोर्टिंग बनाए क्लोजिंग स्टॉक की तब वो हमें एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन वो तकलीफ ना जाए। तो शुक्रिया दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आप अकाउंट्स के फील्ड में इंटरेस्टेड हो और इसमें आप या तो अपना करियर बनाना चाहते हो या आप बिजनेस ओनर हो और आप अकाउंटिंग की प्रोसेस को समझना चाहते हो, तो आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसमें कंटिन्यूअसली अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। और साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू सो मच।